वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस मैं टोटल कराऊंगी ज्योग्राफी के, जिससे आप लोगों की ज्योग्राफी की क्विक रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच पैटर्न अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट पैटर्न। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं वो डेफिनाइट पैटर्न में किस तरह अरेंज्ड होते हैं, तो वो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। जब ऐसे आपके ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपके ऐसे अरेंज होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिलेशन बन रहा है स्टार्स का। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका कॉन्स्टिलेशन। सो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तारामंडल। ठीक है, जैसे ग्रुप आपको पता होगा स्टार जैसे कोई पैटर्न शेप नहीं बना रहे होते, जैसे आपने देखे होंगे अक्सर ऐसे 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 करके। अला ये देखो उर्सा मेजर आपको ज़्यादातर दिख जाता है, सप्तऋषि वाला ओरियन दिख जाता है। बाकी के तीन ऑप्शंस देखिए, मिल्की वे क्या है, ये हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है। एंड्रोमीडा क्या है, ये मिल्की वे की सबसे पास वाली नेबर स्पाइरल गैलेक्सी है। जैसे ये मिल्की वे में तो हम लोग रहते हैं, तो इस साथ वाली गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमीडा है। सोलर सिस्टम क्या है, इसमें सन है और 8 प्लैनेट हैं, फिर उनके मून्स भी हैं, एस्ट्रॉयड हो गया, कॉमेट हो गया, ये सब इंक्लूड होता है आपके सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा बचपन में, सन होता है, 8 प्लैनेट चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो इस तरह से। तो देखिए क्या होता है, टॉपिक एक्सप्लेनेशन, यानी कि हमने टॉपिक पढ़ा स्टार्स। तो क्या होता है, स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ग्लो करते हैं। टोटल 88 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशंस हैं हमारे यूनिवर्स में। कितनी हम सिर्फ अभी तक 88 कॉन्स्टिलेशन ही कर पाए हैं। स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन यानी हाइड्रोजन की हीलियम के अंदर जो फ्यूजन होती है उसकी वजह से आपके ग्लो कर रहे होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी एंड व्हाट इज द शेप ऑफ दैट गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का और उसकी शेप है स्पाइरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल। तो आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आकाश गंगा, ठीक है, का हिस्सा है और इसका शेप कैसा है, स्पाइरल है। एंड्रोमीडा क्या है, एंड्रोमीडा मैंने बताया मिल्की वे से नियरेस्ट फुलिक गैलेक्सी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सन के सबसे करीब वाला स्टार है, यानी कि हमारा सन और सन के सबसे पास में जो स्टार है उस स्टार का नाम क्या है, उस स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, उर्सा मेजर क्या है आपको पता है, ये कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम इंग्लिश में ग्रेट बियर भी कहते हैं। ये कोई गैलेक्सी वैलेक्सी नहीं है, ये बस स्टार्स की बनाई हुई एक शेप है जिसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। गैलेक्सीज़ क्या होती है, देखिए गैलेक्सीज़ की मेनली 3 शेप होती हैं, स्पाइरल हो सकती है, एलिप्टिकल हो सकती है, इर्रेगुलर हो सकती है। हमारी मिल्की वे क्या है, एक बैर्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। Which among the following scientists first predicted the existence of black hole? तो ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस किसने प्रिडिक्ट की थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो करेक्ट आंसर हो गया एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, 1915 में अपनी एक जर्नल थ्योरी दी थी ऑफ रिलेटिविटी से ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किया। तो उसने एक थ्योरी दी, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर उसमें मैथमेटिकली उन्होंने कहा कि हाँ भाई ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। ब्लैक होल कैसे एग्जिस्ट करता है, उन्होंने कहा कि ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी वो इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती। तो लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी तेज़ स्पीड है, फिर भी वो ग्रेविटी को ओवरकम नहीं कर सकती। मतलब मान लो ऐसे ज़मीन से ऊपर की तरफ लाइट गई तो उसको ग्रेविटी इतना खींचेगी कि उसको भी वो बाहर नहीं जा सकती, सीधी जैसे जाती जा रही ना, उसे भी यू टर्न लेके नीचे तो गिरना ही पड़ेगा, ग्रेविटी इतनी पावरफुल है। तो इसी से हमने फिर कोई ऐसा मैथमेटिकली हुआ और हमारी ब्लैक होल की डिस्कवरी हो गई। बाकी देखिए एल्फ्रेड वेजनर कौन है, उन्होंने क्या किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। और स्टेफन हॉकिंग ने क्या किया, उन्होंने ब्लैक होल रेडिएशन, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन भी कहते हैं, उस पर एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च की थी। ब्लैक होल होता क्या है, ब्लैक होल जो होता है स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ठीक है,
इवेंट हॉरिजन इसकी बाउंड्री होती है, इवेंट हॉरिजन इसकी बाउंड्री होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डज सन्स लाइट टेक टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमें पता है सन की लाइट को लगता है 8.3 मिनट्स। ओके, 8.3 मिनट यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी टोटल 500 सेकेंड हो गए। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है? अप्रोक्सीमेट 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 310 to 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लाइट को अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाते हैं, यानी कि 8.3 मिनट्स। मून की लाइट कब कितने टाइम में लगती है? उसको सिर्फ 1.3 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, 1.3 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड तो एक बोला हो गया, मून से लाइट पहुंच गई अर्थ तक। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? इनर प्लैनेट्स है आपके माय वेरी एजुकेटेड मदर, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, ये आपके इनर प्लैनेट्स होते हैं। सन के पास वाले 4 प्लैनेट्स कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनको हम इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रॉकी होते हैं, यानी कि रॉक होता है, ज़मीन होती है इन पर। बाकी सारे क्या हैं? वो तो गैसियस हैं बाकी के 4। ठीक है, बाकी के देखो ये चारों, इनको आउटर प्लैनेट्स या जोवियन या गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है? इनर और आउटर प्लैनेट्स को अलग करती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। ओके, द ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ इज, वो कौन है? टाइटन। तो टाइटन क्या है? सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या है? ये एक्चुअली सैटर्न की सैटेलाइट है, सैटर्न का चांद है, सैटर्न का मून है। ये हमारे सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है, या फिर आप मून कह लो, जिसके पास डेंस नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ की तरह ही है। यानी जैसे हमारे अर्थ का नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कितनी है? 78% नाइट्रोजन रिच हो गया ना फिर हमारा भी तो एटमॉस्फेयर। तो ऐसा ही इस टाइटान के ऊपर भी है। ठीक है, बाकी देख लो, फोबोस किसका है? फोबिया है आपके मार्स के मून को, तो मार्स का मून है, इसमें 2 मून होते हैं, एक डीमोस भी है। फिर गैनीमीड जुपिटर का मून है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। मून तो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, इसका एटमॉस्फेयर यानी एग्जोस्फेयर नहीं होता, इसका एटमॉस्फेयर नहीं होता। इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज़ फाउंड। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में हज़ारों स्मॉल रॉकी बॉडीज़ का जोन होता है। ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में आपकी पाई जाती है। ठीक है, एस्ट्रॉयड, कॉमेट और मीटियोर्स, आपको तीनों में कंफ्यूजन होती होगी, अभी बता देते हैं। तो एस्ट्रॉयड होते हैं आपके रॉकी ऑब्जेक्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? आइसी बॉडी होती है, जिनके से ग्लोइंग टेल्स होती है, ऐसे करने वाले। ठीक है, ये आपके कॉमेट होते हैं। हैली कॉमेट आपके 76 ईयर्स के बाद अपीयर होता है। मीटियोराइट्स क्या होते हैं? स्पेस रॉक्स जो अर्थ के सरफेस पर गिर जाते हैं। ठीक है, यही एस्ट्रॉयड अगर गिर गया अर्थ पे तो मीटियोराइट बन गया। ओके, अपने अर्थ की शेप क्या है? तो अर्थ की शेप है ग्योइड। तो अर्थ जो है ना, पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैट एंड होती है, यानी जैसे ऐसे सर्कल नहीं होती। क्या होता है? पोल्स पे थोड़ी फ्लैट एंड होती है ऐसे। ठीक है, एंड इक्वेटर पर थोड़ी सी बल्ज यानी उभरी हुई होती है, यानी कि इक्वेटर पे क्या होगी आपकी थोड़ी सी ऐसे ये ऐसे, तो इस तरह की शेप है। ये यूनिक शेप को हम ग्योइड कहते हैं, या ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहते हैं। इक्वेटोरियल डायामीटर जो होता है आपका पोलर डायामीटर से बड़ा होता है, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी कि जैसे ये अर्थ है, तो ये चीज़ आपकी इक्वेटोरियल डायामीटर बड़ा है, बिग है, और ये वाला ऐसा वाला डिस्टेंस क्या है आपका? स्मॉल है। 43 किलोमीटर का फर्क आता है दोनों में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर? तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का पर्पस था यूनिवर्स के ओरिजिन को समझना। तो देखिए, CERN जेनेविया में LHC जो है दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसका मेन पर्पस था बिग बैंग के बाद वाली कंडीशन को रिक्रिएट करके
यूनिवर्स के ओरिजिन, फंडामेंटल पार्टिकल्स और हिग्स बोसन को समझना है। ठीक है, यानी कि अब बिग बैंग के बाद जो भी चीज़ हुई थी उसको उन्होंने दोबारा रिक्रिएट किया, छोटे से उसका मॉडल बनाया और फिर समझा कि क्या हुआ होगा भाई, कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ होगा, कैसे पार्टिकल्स, इन सब का समझने के लिए। ठीक है, द रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड, द एंगल ऑफ टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्लेन इज, कितने डिग्री का एंगल है? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्मल ऐसा परपेंडिकुलर नहीं है ना, उसका एंगल थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसे है, तो ये कितना बनता है? ये आपका 23.5 बनता है। ठीक है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ऑर्बिटल प्लेन से देखें तो अर्थ 23.5 डिग्री पर इंक्लाइंड है। अगर ऑर्बिटल प्लेन से टिल्ट पूछा जाए तो 66.5 डिग्री होगा, यानी कि अगर यहाँ से इधर से पूछा जाए तो ये आपका एंगल कितना बन रहा है? ये वाला बनता है 66.5, और अगर इस वाली वर्टिकल लाइन से पूछा जाए तो 23.5। ठीक है, तो अर्थ की ऐसी एक्सियल टिल्ट और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होती हैं, ऋतुएं, देखो कैसे लिखा है, ऋतुएं। अब हम करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल से डायरेक्ट हो। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार? तो अर्थ का ट्विन हम कहते हैं वीनस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइज और मास अर्थ के काफ़ी सिमिलर है और डेंस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राइट हॉट लगता है। विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम? सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है अपनी अर्थ के पास ही, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। और सबसे लोएस्ट डेंसिटी क्या है? सैटर्न की, यानी कि पानी में भी डूब जाए, ठीक है, सॉरी, पानी में भी तैर सकता है ये सैटर्न, इतना हल्का है बड़ा लेकिन हल्का, देखो कितना है, 0.69। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? डे एंड नाइट आपके कॉज होते हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से ऑन इट्स एक्सिस, ओके। और सीजन्स कॉज होते हैं रेवोल्यूशन और अर्थ का जो टिल्ट है ना 23 डिग्री का, उसकी वजह से। एक रोटेशन में कितना टाइम लेती है अर्थ? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। नेम ऑफ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट? तो सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट आपको पता है मरकरी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है वीनस। क्यों? यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब हम 1 से 10 क्वेश्चन की करेंगे क्विक रिवीजन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ डेफिनाइट पैटर्न। मिल्की वे क्या था? स्पाइरल शेप्ड होम गैलेक्सी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था? ब्लैक होल प्रेडिक्ट किए थे। सन से लाइट को कितना टाइम लगता है? 8.3 मिनट। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे रॉकी प्लैनेट्स हैं। टाइटन क्या है? सैटर्न का मून है, जिसके पास जैसा हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वैसा ही एटमॉस्फेयर है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ लोकेटेड है? मार्स और जुपिटर के बीच में। जियोइड क्या है? ट्रू शेप है अर्थ की। LHC का पर्पस क्या था? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अर्थ के एक्चुअल टिल्ट कितने हैं? 23.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पेरीहीलियन कब अकर होता है? पेरीहीलियन आपका अकर होता है 3 जनवरी को। तो पेरीहीलियन आपका वो पोजीशन होती है जब अर्थ जो होता है अपनी ऑर्बिट में सन के सबसे पास होता है, एकदम क्लोजेस्ट। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होता, सन, अर्थ जो है सन के एकदम पास में है, तो आप सोचोगे कि पास में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, सर्दियों में ही आपका आता है पेरीहीलियन। ठीक है, ये इवेंट हर साल 3 जनवरी के आसपास होता है। इसमें आपका डिस्टेंस 147 होता है। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? 149.6। अब क्या हो गया? थोड़ा पास में हो गया, 147 हो गया। ठीक है, 4 जुलाई को क्या आता है? एपीहेलियन आता है। ये वो दिन है जब अर्थ जो होता है सन से सबसे दूर होता है। ठीक है, यानी 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। 22 दिसंबर को क्या आता है? विंटर सोल्स्टिस। इसमें क्या होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है। ठीक है, और 23 सितंबर को क्या होता है? ऑटोमनल इक्विनॉक्स। डे और नाइट पूरी दुनिया में बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ओके, अब करते हैं डिटेल टॉपिक एक्सप्लेनेशन। अर्थ ऑर्बिटल मोशंस एंड एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन। तो सबसे पहले हम करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। देखिए,
अर्थ सन के चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि एक एलिप्टिकल पाथ पर घूमती है। ये था आपका कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। इसी वजह से अर्थ और सन का डिस्टेंस पूरे साल चेंज होता रहता है। ठीक है। पेरीहिलियन और एपीहिलियन क्या होता है? पेरी का मतलब होता है नियर, हीलियोस का मतलब होता है सन। इसमें डिस्टेंस होता है 147.1 किलोमीटर। स्पीड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन इज फास्टेस्ट। एपीहिलियन में एपो का मतलब होता है अवे, हीलियोस का मतलब होता है सन। इसमें डिस्टेंस होता है आपका 152.1 मिलियन किलोमीटर। स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन इज स्लो हेयर। सोलिस्टाइसिस एंड इक्विनॉक्स यानी कि ऋतु चक्र कैसे होते हैं? समर सोलिस्टाइस आता है आपका 21 जून को। सन जो होता है वो एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन। और विंटर सोलिस्टाइस आता है 22 दिसंबर को। सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका सबसे छोटा दिन। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को आते हैं। सन डायरेक्ट इक्वेटर पे होता है, तो पूरी अर्थ पर आपका डे जो होता है और नाइट जो होता है एकदम इक्वल होते हैं, 12-12 घंटे के। लूनर इक्लिप्स कब अकर होता है? लूनर इक्लिप्स होता है आपका फुल मून वाले दिन। तो लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। ये हमेशा फुल मून के दिन होता है, जब अर्थ सन और मून, जब अर्थ जो होती है सन और मून के बीच में आ जाती है और मून पर अपनी शैडो कास्ट करती है। न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या। इस दिन सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण होता है, जब मून जो होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं समझ जाती हूँ आपको ग्रहण के बारे में। लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, इसमें सन होता है, मून होता है, बीच में होता है अर्थ। अर्थ इज इन द मिडल। अर्थ सन की लाइट को ब्लॉक करती है, मून पर अर्थ की शैडो 2 पार्ट्स में पड़ती है। उम्ब्रा, डार्क सेंट्रल पार्ट ऑफ शैडो, टोटल एक्लिप्स जोन। पेनुम्ब्रा, लाइटर आउटर पार्ट, पार्शियल एक्लिप्स जोन। ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून होता है टोटल लूनर एक्लिप्स के वक्त, यानी जब चंद्र ग्रहण होता है। हाँ जी, अर्थ का एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है और सिर्फ रेड लाइट मून तक पहुंचती है, जिससे मून लाल दिखता है। ठीक है, तो ब्लू लाइट सारी स्कैटर हो जाती है, तो सन, जैसे सन की रेज पहले अर्थ पे पड़ेंगी फिर मून पे आएंगी ना। अब तो ब्लू लाइट तो अर्थ ने सारी स्कैटर कर दी, अब उस पर पास सिर्फ लाल वाली गई, तो इसलिए वो लाल दिखता है। सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, इधर सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, मून आपका मिडल में होता है। ये सिर्फ अमावस्या के दिन होता है। वाई नॉट एवरी फुल मून और न्यू मून हैज़ एन एक्लिप्स? क्योंकि मून का ऑर्बिटल प्लेन अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से 5 डिग्री टिल्टेड है, तो एक्लिप्स तभी होता है जब अलाइनमेंट एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में हो। सिजिगी, विच मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर? तो ये है हो गया आपका प्राइम मेरिडियन, हमारे अर्थ को ईस्ट और वेस्ट के बीच में डिवाइड करता है। ठीक है, 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट। तो ग्रीनविच लंदन से गुजरने वाली 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जैसे प्राइम मेरिडियन और उसके अपोजिट वाली 180 डिग्री मेरिडियन मिलकर अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? देशांतर लाइन। ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं। टोटल 360 है। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड कन्वर्ज एट पोल्स। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होता है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के पास होती है। टाइम कैलकुलेशन का बेस लाइन है, यदि कि ग्रीनविच मीन टाइम। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री। पैसिफिक ओशन से गुजरने वाली जिगजैग लाइन है, इसको क्रॉस करने पर 1 दिन का फ़र्क पड़ता है। टाइम कैलकुलेशन फॉर्मूला, अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री इन 24 आवर्स, तो 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट्स। तो ग्रीनविच टाइम से टाइम अहेड, ईस्ट में आपका ग्रीनविच से आगे का टाइम चलता है, वेस्ट में आपका ग्रीनविच से पीछे का टाइम चलता है। थैंक यू, वेलकम। हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2। क्वेश्चन 14 से शुरू करेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड मेरिडियन डैश फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिंग थ्रू इलाहाबाद।
सो दिस इज़ और 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, जो कि हमारे इलाहाबाद से होता हुआ जाता है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लिया गया है, जो मिर्ज़ापुर, जो कि हमारे प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से होकर गुज़रती है। इसका टाइम जो है आपकी ग्रीन मेरिडियन टाइम से 5 आवर 30 मिनट्स आगे है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, वाई 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन कहाँ पे आता है, यानी इंडिया किस लॉन्गिट्यूड पे पड़ती है, यानी अर्थ में से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड होंगे, तो कौन से वाले लॉन्गिट्यूड पे इंडिया पड़ती है, वो है 68 डिग्री 7 ईस्ट, जो कि गुजरात से होके जाता है, से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक है। दोनों एंड्स के बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, 68 से 97 में। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में सन गुजरात से 2 घंटे पहले उगता है, 2 आवर्स पहले उगता है सन अरुणाचल प्रदेश में। तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने सेंट्रल लाइन 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड चुना गया। स्टेट्स थ्रू विच IST लाइन पासिस, 5 स्टेट हैं, इसकी ट्रिक है ओचा। 5 स्टेट से हमारी स्टैंडर्ड लाइन जाती है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारी हरियाणा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ओके, कैसे, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके, Which one of the following is not related to plate tectonic theory? पोल वॉन्डरिंग, ये पोल वॉन्डरिंग आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। तो देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है, तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी हो गया, और फॉल्ट्स माउंटेन्स के फॉर्मेशन को हेल्प करती हैं। पोल वॉन्डरिंग टेक्टोनिक प्लेट यही होती है ना कि आपकी प्लेट्स होती हैं आपस में टकराती हैं, तो कभी माउंटेन बन गया, तो कभी गड्ढा बन गया, कुछ भी ऐसे कोई भी प्लेट्यू बन गया, ऐसे बन जाते हैं। पोल वॉन्डरिंग मैग्नेटिक पोल्स के ड्रिफ्ट होने से रिलेटेड कंसेप्ट है। पेलियोमैग्नेटिज्म जो डायरेक्टली प्लेट टेक्टोनिक का बेसिक मैकेनिज्म प्रोसेस नहीं है। आओ थोड़ा डिटेल टॉपिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और माउंटेन बिल्डिंग। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये आपकी दी गई थी एल्फ्रेड वेजेनर द्वारा। इसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इनिशियल आइडिया था, बाद में इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कर दिया गया था। लेटर कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी हमारे मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने 1967 में दी थी। टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि आपस में टकराना। 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे हिमालय हो गए, ये ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने थे। फिर होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी कि दूर जाना। प्लेट्स आपस में दूर होती हैं तो मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री, यानी कि आपस में सरकना, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना। प्लेट्स एक दूसरे के साइड से स्लाइड होती हैं, जिससे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बनते हैं, जैसे कि सैन एंड्रियस फॉल्ट, हाई अर्थक्वेक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स? तो दिस इज योर इग्नियस रॉक्स। सो इग्नियस रॉक्स को ही हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट सबसे पहले मैग्मा के ठंडे और सॉलिड होने से इन्हीं रॉक्स से बनी थी। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट कैसे बनी थी, जब मैग्मा जो था ना हमारा या फिर लावा वो ठंडा हो गया, उसके बाद सॉलिड हो गया, तो उससे ये रॉक्स बनती है, डायरेक्ट मैग्मा से बनती है, इसलिए इनको प्राइमरी एंड इग्नियस रॉक कहते हैं। बाकी सभी रॉक इन्हीं से ट्रांसफॉर्म होके बनती हैं। सो अब मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जिनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं, फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा। थैंक यू। सो मैं आपको बता रही थी टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। तो देखो,
एक पहली हमने पढ़ी कौन सी होती है, पहली होती है आपकी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टानें। यानी कि ये कैसे होते हैं, जो हमारी मोल्टन मैग्मा और लावा होती है उनको कूल करने के बाद जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी इग्नियस रॉक्स। ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं, नो फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स आग में जल जाते हैं, इसलिए से हमें कोई भी फॉसिल नहीं मिलता। अब इग्नियस रॉक्स के भी टाइप्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स के दो टाइप होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी प्लूटोनिक, जो अर्थ के अंदर स्लो कूलिंग से बनती है, इसमें लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं जैसे कि ग्रेनाइट एंड गैब्रो। एक्सट्रूसिव होती है आपकी वॉल्केनिक, ये सरफेस पर फास्ट कूलिंग से बनती है, ठीक है, जैसे कि बेसाल्ट। डेक्कन प्लेट्यूज मेड अप ऑफ बेसाल्ट। दूसरी टाइप ऑफ रॉक होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। ये क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन लेयर्स, ठीक है। तो इसके में क्या होता है, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें फॉसिल पाए जाते हैं। उसमें तो क्या होता है, जल जाते थे इग्नियस रॉक्स में, बट इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम इन्हीं रॉक्स में मिलता है, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, चॉक, कोल, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हो गए। थर्ड टाइप आती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि रूपांतरित चट्टानें। दे आर फॉर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस इन एग्जिस्टिंग रॉक्स। जो आपकी एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है उनके अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे कि ग्रेनाइट है, उसके ऊपर हाई प्रेशर लगा, ये इग्नियस रॉक है ना ग्रेनाइट, हाई प्रेशर लगा, वो लगा तो इसने क्या बना दी, गिनीज बना दी, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन बना दिया, ये दोनों ग्रेनाइट से नहीं सॉरी, लाइमस्टोन क्या है आपका, इग्नियस रॉक है, इससे क्या बनता है आपका, मार्बल। सैंडस्टोन क्या है, इग्नियस रॉक है, इससे क्या बनेगा आपका, क्वार्टजाइट। शेल से क्या बनता है, शेल से बनता है आपका स्लेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। तो हमने पढ़ा कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन से बनती है इग्नियस रॉक, और इसमें ग्रेनाइट ही है जो कि आपके इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। सो ग्रेनाइट हो गया आंसर। ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो अर्थ सरफेस के नीचे मैग्मा के स्लो कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से बनती है, ठीक है। एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो मैग्मा के अर्थ सरफेस के नीचे मैग्मा के स्लो कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन से बनती है। बाकी देखिए आपके जो चॉक है, कोल है, शेल है, ये तीनों आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक नहीं है। अर्थ कोर इज़ मेनली मेड अप ऑफ, अर्थ का कोर किस चीज़ का बना होता है, अर्थ का कोर बना होता है निकल और आयरन का। तो अर्थ के सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है, यानी कि सबसे अंदर वाली, यानी कि बिल्कुल जो भीतर का होता है आपका कोर जो होता है, उसके बाद ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, पर जो कोर है वो आपका, उसको हम नाइफ बोलते हैं, यानी कि निकल और आयरन से बना होता है, ठीक है। सो अर्थ को 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में बांटा गया है, केमिकल और फिजिकल। तो सबसे ऊपर वाली होती है क्रस्ट, वो आपकी बनी होती है सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से, ये सॉलिड होती है और थिनेस्ट होती है। उसके बाद होती है आपकी मैंटल, ये बनी होती है सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से, ये सेमी मोल्टन होती है, ठीक है। एंड लास्ट जो सबसे अंदर इनर मोस्ट होती है वो होती है कोर, ये बनी होती है नाइफ से, निकल और आयरन से, ये आउटर लिक्विड की बनी होती है, इनर सॉलिड। सो क्रस्ट क्या हो गया, भूपर पट्टी। आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिकनेस आपकी लगभग 5 से 30 किलोमीटर तक होती है, 5 से 30 किलोमीटर तक, ठीक है। या और ओशन में जैसे ओशन और कॉन्टिनेंट दो अलग हो गए ना, ओशन में आपके 5 से 30 किलोमीटर तक होती है, और अगर कॉन्टिनेंटल लैंड पे देखें तो 50 से 70 किलोमीटर, ठीक है। मेनली कंपोज्ड ऑफ सियाल। देन आपका आ गया मैंटल, ये मिडल लेयर होती है, 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम इसी से बना होता है, ये सीमा की बनी होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अपर मैंटल कंटेन्स एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या होती है, वीक सेमी फ्लूइड लेयर जिसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोर करती हैं।
फिर उसके बाद हो गया कोर यानी कि क्रूर, ये सेंट्रल रीजन होता है, ये आपका लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक अंदर होता है। ठीक है, ये नाइफ का बना होता है निकल एंड आयरन से। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहीं से जनरेट होता है, और इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है एक्सट्रीम हाई प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट्स आर एसोसिएटेड विथ सेस्मिक एक्टिविटीज़? तो कौन सी बेल्ट आपकी एसोसिएटेड है बताइए? 1, 3 एंड 4 ये वाली, यानी कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड मिड अटलांटिक बेल्ट। देखते क्या है। सो दुनिया के मेजर अर्थक्वेक और सिस्मिक जोन्स, ठीक है, इन्हीं बेल्ट्स पर होते हैं। पहला हो गया आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। 68% ऑफ वर्ल्ड्स अर्थक्वेक और वॉल्केनो इसी जगह पर आते हैं। ठीक है, दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये आपकी अल्पाइन हिमालयन चेन जो है वहाँ पर आती है। इंडिया में जो ये अर्थक्वेक आते हैं वो इधर आते हैं। फिर मिड अटलांटिक बेल्ट, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है मिड अटलांटिक रिज में। देखिए क्या कह रहा है ये नोट, सर्कम अटलांटिक बेल्ट एक्टिव मेजर सेस्मिक बेल्ट नहीं है, मतलब इसमें ज़्यादातर मतलब ये एक्टिवली भाई बहुत ज़्यादा ही आपके इधर अर्थक्वेक आते हैं, वैसा नहीं है। मोस्ट एक्टिव आपकी ये वाली है सर्कम पैसिफिक, और उसके बाद मिड कॉन्टिनेंटल वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड? तो उसको हम कहते हैं फोकस। अर्थक्वेक यहाँ पे आता है फोकस, जिसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अर्थ के सरफेस के अंदर जिस जगह से अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज़ होती है, होना शुरू होती है, उसे फोकस कहते हैं। ओके, बाकी एपिसेंटर क्या होता है? अर्थ के सरफेस पर फोकस के ठीक वर्टिकली ऊपर 90 डिग्री पर वाला पॉइंट। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आपकी कहाँ होती है अर्थक्वेक आने पर? एपिसेंटर पे। बाकी देखिए अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स की मैं बताऊं तो सिस्मिक वेव्स यानी कि भूकंपीय तारंगे आपको पता है 2 तरह की होती है सिस्मिक वेव्स। एक होता है आपकी पी वेव्स, दूसरी होती है आपकी एस वेव्स। और तो कोई नहीं होती ना? नहीं, 3 तरह की होती है। एक होती है एल वेव्स। तो पी वेव्स यानी कि हो गई प्राइमरी वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं एकदम साउंड की तरह, सबसे फास्ट होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास हो सकती हैं। सेकेंडरी वेव्स कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं लाइट की तरह, सॉलिड मीडिया से पास होती हैं, ठीक है, लिक्विड एंड गैस से नहीं होती। इससे पता चलता है कि आउटर कोर लिक्विड है। फिर उसके बाद आपका आता है एल वेव्स, ये सरफेस वेव्स होती हैं, सबसे लास्ट में आती हैं और अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डैमेज करती है। अब हम करेंगे हरियाणा हाई कोर्ट के कुछ स्पेशल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। थ्रू हाउ मेनी स्टेट इंडियन स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है आपका? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपके 8 स्टेट से गुजरता है। सुनो कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ट्रिक हो गई आपकी गरम छज्ज पर तुम मिले, गरम छज्जे पर तुम मिले, छज्जा कर दो, गरम छज्जे पर तुम मिले। गरम यानी कि गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है, और एम से हो गया एमपी, ये देखो, जी से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, एम से हो गया एमपी, फिर छज्जे से छ से हो गया छत्तीसगढ़, जे से हो गया झारखंड, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल ऐसे याद कर लेना, फिर त्रिपुरा है, टी से ये हो गया, और ये हो गया मिज़ोरम, ठीक है। व्हाट इज़ द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल? तो क्रस्ट और मेंटल आपको पता होगा, अर्थ के अंदर ऐसे अर्थ की लेयर्स होती है ना, अभी हमने पढ़ी कोर, क्रस्ट, मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोहोरोविस्किक मेंटल कोर बाउंड्री, ठीक है। मेंटल और कोर के बीच के होता है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ओके।
देखो ना, कोर, फिर ऊपर हो गया आपका मेंटल, फिर हो गया क्रस्ट। क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली को कहते हैं मोहो, और मेंटल और कोर के बीच वाली को कहते हैं गुटनबर्ग। अंदर जाओगे तो थोड़ी घुटन होने लगती है ना, तो गुटनबर्ग। विच स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? तो वो मैग्नीट्यूड मेजर करता है आपका रिचर स्केल, और इंटेंसिटी मेजर करता है मेरकॉली स्केल। ओके, मैग्नीट्यूड रिचर और मैं अपना इंटेंसिटी मेरकॉली स्केल। विच स्टेट इन इंडिया इज क्रॉस्ड बाय बोथ 82.5 डिग्री ईस्ट IST लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो दिस इज योर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। दोनों लाइंस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट होती हैं। थैंक यू। ओके, सो अब हम करते हैं क्विक रिवीजन 11 से 20 तक के क्वेश्चन को। प्री पेरीहीलियन क्या होता है? ये 3 जनवरी को आता है। इसमें अर्थ जो होती है सन के एकदम क्लोज होती है। एपीहीलियन क्या होता है? ये 4 जुलाई को होता है। इसमें अर्थ जो होती है सन से दूर होती है। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? ये फुल मून के दिन अकर होता है। इसमें अर्थ जो होती है सन और मून के बीच में आ जाती है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री। ये अर्थ को ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में से डिवाइड करता है, ऐसे ऐसे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST क्या है आपका? 82.5 डिग्री ईस्ट। मेरिडियन पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इलाहाबाद 5 आवर्स 30 मिनट्स आवर्स आगे है हमारे GMT से, यानी पता नहीं क्या है। प्राइमरी रॉक्स इग्नियस रॉक्स होती हैं, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। ग्रेनाइट क्या होता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और बेसॉल्ट क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अर्थ का कोर क्या होता है? ये आपका निकल और आयरन से बना होता है। फोकस क्या है? हाइपोसेंटर। ये पॉइंट होता है अर्थ के अंदर जहाँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। एपिसेंटर क्या है? पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। तो इंटेंसिटी कौन मेजर करता है? हमारा मेर्कली स्केल। तो मेर्कली स्केल जो होता है वो हमारे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी कि डिस्ट्रक्शन और फिजिकल इम्पैक्ट जो लोगों को फील होता है उसको मेर्कली स्केल पर मापा जाता है। रेंज होती है 1 से 12 तक की। रिचर स्केल क्या होता है? ये अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को यानी कि एनर्जी रिलीज को मापता है। ये लॉगरिथमिक स्केल होती है 1 से 10 तक की। सिज्मोग्राफ क्या होता है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो सिज्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। मैग्नेटोमीटर क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ओके, डिटेल टॉपिक एक्सप्लेनेशन, मेजरमेंट एंड डायनेमिक्स ऑफ अर्थक्वेक। सो देखिए, अर्थक्वेक को स्टडी करने के लिए 3 मेन टर्म्स और इंस्ट्रूमेंट समझना ज़रूरी है। सबसे पहले होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हमारे पास है रिचर स्केल। ओके, क्वांटिफाइज एनर्जी रिलीज्ड एट द फोकस। इसकी वैल्यू पूरी जगह सेम रहती है। इट इज़ अ लॉगरिथमिक वैल्यू। 1 यूनिट इंक्रीज मीन्स 32 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज। ओके, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा यानी कि 32 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। दूसरा होता है आपका इंटेंसिटी, जो कि हम मेर्कली स्केल पर मेजर करते हैं। ये मेजर करता है डैमेज और इफ़ेक्ट ऑन द पीपल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, कि लोगों पे क्या डैमेज हुआ, कितनी इंटेंसिटी थी, ज़्यादा डैमेज हुआ यानी कि ज़्यादा इंटेंस था अर्थक्वेक। ये एपिसेंटर के जितना पास होगा उतनी ज़्यादा होगी और दूर जाने पर कम होती जाएगी, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है वो एपिसेंटर पे पड़ता है। तो एपिसेंटर पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, थोड़ा थोड़ा आप दूर जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। ठीक है, सिज्मोलॉजी क्या होता है? अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी को सिज्मोलॉजी कहते हैं। शैडो जोन यानी कि छाया क्षेत्र, अर्थ के अंदर 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक का रीजन जहाँ कोई भी सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती उसको शैडो जोन कहते हैं। इससे पता चलता है कि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है, क्योंकि एस वेव्स लिक्विड से पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो यानी कि 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक यहाँ पर कोई भी सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। हमने अभी पढ़ा क्या है? सिज्मोलॉजी। अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स की स्टडी को सिज्मोलॉजी कहा जाता है।
बाकी ऑप्शंस देखें तो जियोलॉजी क्या होता है, अर्थ के स्ट्रक्चर, रॉक्स और हिस्ट्री की ओवरऑल स्टडी। ऐसी जियोडेसी क्या होता है, अर्थ की एग्जैक्ट शेप, ओरिएंटेशन, ग्रेविटेशन फील्ड की मैथमेटिकल मेजरमेंट्स यानी पूरा नाप लेना। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, अर्थ सरफेस के लैंडफॉर्म जैसे कि माउंटेन, वैली, प्लेन्स, इनके ओरिजिन और एवोल्यूशन की स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 68% ऑफ द वॉल्केनोज अकर इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो 68% ऑफ वॉल्केनो होते हैं आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। फायरी से पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने सारे वॉल्केनोज निकलते होंगे। ओके, सो पैसिफिक रिंग ओशन के चारों तरफ का जोन जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वहाँ दुनिया के लगभग 68% एक्टिव वॉल्केनो और 90% अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, चारों तरफ आपके 68% वॉल्केनो और 90% अर्थक्वेक। ठीक है, तो वॉल्केनिज्म और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वाई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहीं पर क्यों हमारे ज़्यादातर वॉल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं। तो देखो, जो पैसिफिक प्लेट जो है, पैसिफिक प्लेट कंटिन्यूस बाकी कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट्स के नीचे सबडक्ट यानी धंसी रही है। ठीक है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज की वजह से यहाँ वॉल्केनोस की चेन बनी हुई है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट होती रहती है क्योंकि ये नीचे है, उनके साथ कन्वर्ज होती है, तो ये आपके वॉल्केनो की रेंज बनती रहती है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ वॉल्केनो क्या होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। तो एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय, जो फ्रीक्वेंट इरप्ट होते हैं, जैसे कि माउंट कोटोपैक्सी, माउंट इटना, बैरन आइलैंड। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो आपका बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार में। डॉर्मेंट यानी कि सुसुप्त, जो सालों से इरप्ट नहीं हुए पर फ्यूचर में हो सकते हैं, यानी अभी सोए हुए हैं, एक्टिव तो हो गए अभी तक जागे हैं, सक्रिय हैं। डॉर्मेंट हो गए जो भी सोए हुए हैं, सुसुप्त हैं पर फ्यूचर में जाग सकते हैं। ठीक है, यानी कि माउंट फुजियामा एंड माउंट वेसुवियस। एक्सटिंक्ट यानी कि जो एकदम शांत हैं, जो कम्प्लीटली डेड हो चुके हैं, यानी कि माउंट किलिमंजारो जो आपकी तंजानिया में है, पोपा हो गया म्यांमार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस। तो सरफेस के सबसे क्लोज्ड है आपकी ट्रोपोस्फेयर। अर्थ सरफेस के सबसे पास वाली लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जो इक्वेटर पे आपके 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और पोल्स में 8 किलोमीटर के, यानी कि अगर जैसे ये अर्थ होगी तो ऐसे होंगे ना, तो अगर इक्वेटर से देखें तो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है और पोल से देखें तो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ट्रोपोस्फेयर की लेयर है। अब देखो, हम पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर ग्रेडियंट के बेसिस पर 5 मेन लेयर्स में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाली आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। आउटर स्पेस बाउंड्री होती है, इसमें आपके हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। फिर आता है आपका थर्मोस्फेयर, इसको हम आयोनोस्फेयर भी कहते हैं, इधर आपका रेडियो कम्युनिकेशंस वगैरह यहीं पे होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मीजोस्फेयर, ये कोल्डेस्ट लेयर होती है, यहाँ पर आपके -90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और जो मीटियोर्स हमारे आते हैं स्पेस से वो यहीं पर ही बर्न हो जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, ये ओजोन लेयर हमारी यूवी प्रोटेक्शन में मदद करती है और जेट प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। फिर सबसे नज़दीकी ट्रोपोस्फेयर, ये डेंस लेयर होती है, यहाँ पर सारे रेन वेदर फिनोमेना, रेन, फॉग, ये सब इसमें ही होते हैं। ठीक है, सो क्या होगी पहली ट्रोपोस्फेयर। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर होती है, इसमें 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास एंड ऑलमोस्ट ऑल वेपर, डस्ट, ये सब होते हैं। सारे जितने भी वेदर फिनोमिनन हो गए, रेन, क्लाउड, फॉग, लाइटनिंग, यहीं पे होती है। नॉर्मल लैप्स रेट देखा जाए तो हाइट पर जाने पर टेम्परेचर घटता है, तो ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप पर 165 मीटर। अब जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर जाएंगे आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है,
फिर आपका हो गया स्ट्रैटोस्फेयर, समतप मंडल, वेदर फ्री जोन होता है, यहाँ पे कोई वेदर नहीं होता, तो इसलिए आराम से आपके जेट एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई करते हैं। यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर होती है, आपकी जो स्ट्रैटोस्फेयर है 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर होती है। ठीक है, ये सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है। फिर आती है आपकी मीजोस्फेयर यानी मध्यम मंडल, कोल्डेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। मीटियोर्स यानी कि उल्का पिंड यहीं पर आके फ्रिक्शन की वजह से इतनी ठंड होती है ना तो बर्न हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस होते हैं, रेडियो वेव्स जो होते हैं वो यहीं पे रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे कम्युनिकेशन एनेबल करें। ऑरोरा बोरेलियस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रालिस यहीं देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट गैस मेक्स अप द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? तो वो है आपकी नाइट्रोजन। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78.08% पाया जाता है। अगर हम कॉम्पोजिशन देखें एटमॉस्फेयर की तो गैस कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन यानी कि N2 आपका 78.08% है। ये हमारे प्लांट्स की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नॉन कंबस्टाइल। ऑक्सीजन आपका 20.95% है, लाइफ और के लिए ज़रूरी है और बर्निंग के लिए आग वाग जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आर्गन है आपका 0.93%, मोस्ट एबंडेंट इनर्ट या नोबल गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 0.04% है, मेजर ग्रीन हाउस गैस है, प्लांट्स इसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। बाकी आपकी नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? तो अब भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि स्ट्रैटोस्फेयर में है हमारी ओजोन लेयर। ठीक है, स्ट्रैटोस्फेयर में पाई जाती है जो कि 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर लोकेटेड है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? हमारी अर्थ को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना। तो टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओजोन लेयर सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन यानी कि स्पेशली UVB को एब्जॉर्ब करती है, जो स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट और प्लांट्स को डैमेज करती है। ठीक है, अदर ऑप्शंस देखें तो ये आयनोस्फेयर का काम है, ये ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि B ऑप्शन क्या है आपका, टू रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, ये किसका काम है? ये आयोनोस्फेयर का काम है यानी कि थर्मोस्फेयर का। और अपना D ऑप्शन क्या है? ट्रैप हीट एंड मेंटेन अर्थ टेम्परेचर, ये किसका है? ये तो ग्रीन हाउस गैसेस का काम है। अमंग द ऑप्शंस विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉन्टिनेंट साइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर? तो कॉन्टिनेंट साइज का ऑर्डर हो गया एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, देखो सबसे बड़ा हमारा एशिया, हम भी एशिया के हैं, फिर अफ्रीका, फिर आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड देन एंटार्क्टिका, यूरोप और सबसे छोटू ऑस्ट्रेलिया। डिटेल टॉपिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एशिया हमने पढ़ा लार्जेस्ट होता है, अफ्रीका क्या होता है? ये आपके इक्वेटर को क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन तीनों आपके आते हैं एशिया पे। ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका में आपको पता है अमेजन बेसिन एंड एंडीज़ है, एंडीज़ माउंटेन रेंज, एंडीज़ पास। एंटार्क्टिका क्या है? वाइट कॉन्टिनेंट है, एकदम फ्रोज है, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, लोग नहीं रहते यहाँ पे। फिर यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ओशंस देखिए अगर हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है। फिर आता है अटलांटिक, ये ऐसे शेप्ड है और बिजीएस्ट ओशन है यानी कि यहाँ सारे जितने भी ट्रेड वगैरह के लिए शिप्स जाती हैं वो अटलांटिक ओशन से ही जाती हैं। फिर इंडियन ओशन, ये तो अपनी कंट्री के नाम पर ओशन है। फिर एंटार्क्टिक ओशन, फिर आर्कटिक ओशन सबसे छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न एंड यानी एंटार्क्टिक, फिर आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ माउंटेन रेंज टाइप यंग फोल्ड माउंटेन्स? तो ये होगा आपके आल्प्स माउंटेन रेंज। कौन सी माउंटेन रेंज टाइप में यंग फोल्ड माउंटेन है? तो आल्प्स। तो देखो एल्प्स माउंटेन रेंज, एल्प्स ये यूरोप में है,
हिमालयाज़ हमारे एशिया के अंदर आते हैं, एंडीज़ हमारे साउथ अमेरिका में आते हैं और रॉकीज़ हमारे नॉर्थ अमेरिका में। ये सभी आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स आए तो देखो, एल्प्स वाले यूरोप के हैं, हिमालयाज़ वाले एशिया के, एंडीज़ वाले साउथ अमेरिका के, रॉकीज़ वाले नॉर्थ अमेरिका के, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। बाकी ऑप्शन देखें तो अपैलेकियंस ये यूएसए के अंदर है, अरावली तो आपको पता है इंडिया में है, यूरल रशिया के हैं, ये तीनों ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब माउंटेन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, डिटेल्ड टॉपिक एक्सप्लेनेशन। तो टाइप्स और ओरिजिन, तो देखो सबसे पहले होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं यानी कि वलित पर्वत। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो आपस में जब कोलाइड करती हैं तो उनसे फोल्ड होके बनते हैं, यानी ये इधर से प्लेट आई, इधर से एक प्लेट आई, दोनों आपस में टकराई, एक ऐसे माउंटेन बन गया। यंग फोल्ड माउंटेन्स की हाई एल्टीट्यूड, शार्प पीक और एक्टिव टेक्टोनिक रीजन होता है। उसके एग्जांपल मैंने बता दिए, हिमालय, एल्प्स, रॉकीज़, एंडीज़। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स वेदरिंग और इरोजन की वजह से अब उनकी हाइट कम हो चुकी है, वो पुराने हो गए हैं ना। तो अरावली आपको पता है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, बाकी अपैलेकियंस और यूरल भी हैं। ये तो हो गया पहले टाइप फोल्ड माउंटेन। दूसरी टाइप होती है आपकी ब्लॉक माउंटेन्स। ये जो होता है फ्लॉन्टिंग और टेक्टोनिक फोर्सेस के स्ट्रेच होने से सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो नीचे धंस जाता है। अभी इधर से स्ट्रेच हो रहे हैं, खींच रहे हैं तो ये नीचे धंस गया, ठीक है, और धंस जाता है, रिफ्ट वैली बन जाती है और साइड ब्लॉक ऊपर उठ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये वाले ऐसे ब्लॉक थोड़े थोड़े ऊपर उठ गई, ये नीचे हो गया तो ये ऊपर हो गया ना, ठीक है। हॉर्स्ट एग्जाम्पल हो गए वॉसजीज, ब्लैक फॉरेस्ट, सतपुरा रेंज। वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, लावा एक्यूमुलेशन से बनते हैं। माउंट फुजियामा जापान में है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स इज नोन एज कैनियन, यानी कि एक डीप वैली है जिसमें एकदम स्टीप स्टेप है साइड स्लोप्स का, समझते हैं। कैनियन एक डीप नैरो वैली होती है जिसमें स्टेप लाइक स्टीप स्लोप्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, जो कि कोलोराडो रिवर से बना है। बाकी ऑप्शंस देखिए तो यू शेप्ड वैली क्या होता है, ये ग्लेशियर के इरोजन से बनती है। रिवर इरोजन से वी फॉर्म वैली बनती है और ग्लेशियर जब इरोड होगा तो यू शेप बनाएगा, हिमानद। गॉर्ज क्या होता है, डीप एंड नैरो वैली विद वेरी स्टीप वर्टिकल वॉल्स, कैनियन से छोटी विड्थ वाली फॉर्म। ब्लाइंड वैली क्या होती है, कर्स्ट टोपोग्राफी में जहाँ रिवर अंडरग्राउंड हो जाती है, तो रिवर अंडरग्राउंड होगी तो ब्लाइंड वैली, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं। विच इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज लोकेटेड इन इंडिया, तो ये है अरावली रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है। विच एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है आयनोस्फेयर जो कि हमारे थर्मोस्फेयर का पार्ट है। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये हमारा 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन विच लोकेशन, वो बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार के अंदर। अब क्विक रिविजन 21 से 30 तक की। मेर्कली स्केल क्या होता है, अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजर करता है, रिचर स्केल मैग्नीट्यूड। सिस्मोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर 68% वोल्केनो यहीं होते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ, नाइट्रोजन 78%। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है और जेट फ्लाइंग आसानी से होता है। कॉन्टिनेंट के साइड सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन थे, एल्प्स, हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज। ओल्ड फोल्ड है अरावली, यूरल, अपैलेकियंस। कैनियन डीप वैली विद स्टीप स्टेप स्लोप्स फ्रॉम द रिवर्स। चलो 31st क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स इन डेजर्ट एरियाज, तो डेजर्ट एरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म होते हैं सैंड ड्यून। अब डेजर्ट है तो रेत ही सबसे इम्पॉर्टेंट होगी ना वहाँ पे। सो सैंड ड्यून, डेजर्ट्स में विंड यानी कि पवन में इरोजनल और डिपोजिशनल एजेंट होती है, ठीक है। तो
विंड हवा की वजह से ही वहाँ पर इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी डेजर्ट्स में इसी वजह से होता है। सो विंड द्वारा लाए गए सैंड पार्टिकल के एक्यूमुलेशन से बनने वाले माउंटेड स्ट्रक्चर को सैंड ड्यून यानी कि रेत के टीले कहते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखें तो चारदोंग क्या है, ये एक लोकल जियोग्राफिकल पास है, पास रीजन है, से रिलेटेड टर्म है, कॉमन डेजर्ट लैंडफॉर्म नहीं है। इंटरबेडेड रॉक्स क्या होते हैं, लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स को किसी भी जियोलॉजिकल रीजन में हो सकती हैं, जो किसी भी जियोलॉजिकल रीजन में हो सकती हैं। वैली क्या होता है, फ्लोइंग वाटर या ग्लेशियर्स के द्वारा बनते हैं। ठीक है, वी शेप्ड वैली कौन बनाता है, रिवर, यू शेप्ड बनाते हैं ग्लेशियर। सो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, डेजर्ट में विंड के एक्शन द्वारा दो तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, एक हो गया डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, दूसरा हो गया इरोजनल लैंडफॉर्म। एक तो जब रेत आपकी डिपॉजिट हुई विंड से, यानी कि निक्षेरित आकृतियाँ, तो इसमें आपका बनता है बर्चन्स। क्रिसेंट शेप्ड यानी आधे चांद जैसा, आधा चांद होता है ना इस तरह से, कि सैंड ड्यून्स जिनकी विंग्स हॉर्न्स विंड डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं। बाकी हो गए सेफ ड्यून्स, ये लॉन्ग नैरो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स जो विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनते हैं। लोएस वेरी फाइन सैंड पार्टिकल जो विंड दूर तक कैरी करती है और डिपॉजिट करती है। फिर इरोजनल यानी कि अपादान आकृतियाँ, जब विंड इरोड हो गई, मशरूम रॉक्स बनती हैं, विंड सरफेस के पास ज़्यादा इरोजन करती है, जिससे रॉक का बेस पतला और टॉप चौड़ा हो जाता है, यानी कि इस तरह से मशरूम शेप बन गई। यहाँ से विंड इरोड हो गई, रेत इरोड हो गई। फिर यारतांग्स अल्टरनेट हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के लिए पैरेलल रिजेस जो विंड इरोजन से बनते हैं। इंसलबर्ग आइसोलेटेड रेजिडुअल हिल्स जो डेजर्ट में प्लेन में खड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपकी एंडीज़, और ये साउथ अमेरिका में है। तो एंडीज़ माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, जो लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर 7 कंट्रीज से होकर गुजरती है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज़ माउंटेन, साउथ अमेरिका में है। हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट अकोनकागुआ। सदर्न ओशनिक मिड ओशनिक रिज अंडर सी माउंटेन रेंज, ओवरऑल लॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ। ओवरऑल आपकी बड़ी है सदर्न ओशन मिड ओशनिक रिज, पर अगर कॉन्टिनेंट पे पूछें तो एंडीज़, और ओवरऑल पूछें तो सदर्न ओशन, क्योंकि ओशन के अंदर है ना इसलिए। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, हाईएस्ट पीक है माउंट कॉसिक्यूज़को। हिमालय एशिया में है, हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज एल्प्स सेंट्रल यूरोप में है, एटलस नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, यूरल रशिया में। माउंटेन रेंज विच सेपरेट यूरोप एंड एशिया, वो है आपका यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन्स रशिया में नॉर्थ से और साउथ तक स्ट्रेच हैं और यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रेडिशनल बाउंड्री डिवाइडर का काम करते हैं। एल्प्स अदर ये तो यूरल एल्प्स तो आपको पता है यूरोप की सेंट्रल माउंटेन रेंज है। कॉकसस ब्लैक सी और कैप्सियन सी के बीच की रेंज है और यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है। एंडीज साउथ अमेरिका में है। थैंक यू। Which is the highest and the largest plateau in the world, also called roof of the world? तो हमारा हाईएस्ट प्लेट्यू, लार्जेस्ट प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू। सो तिब्बतियन प्लेट्यू जो है, तिब्बत का पत्थर, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेट्यू है। इसकी एवरेज हाइट 4500 मीटर से ऊपर है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहा जाता है। सो प्लेट्यूज़ यानी कि पत्थर क्या है? प्लेट्यू एक एलिवेटेड फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होती है। इसके मेन टाइप्स और मेजर प्लेट्यूज़ कौन से हैं? तो प्लेट्यू कहता है ऐसे थोड़ी सी ऐसे एलिवेटेड लेकिन चपटी ऊपर से। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज़ यानी कि पर्वत पहाड़िए पत्थर।
माउंटेन से गिरे हुए होते हैं, ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू हिमालयन और कुलुन माउंटेन्स के बीच में है। बोलिवियन प्लेट्यू एंडीज़ रेंज, ये आपके लिथियम और टिन के अंदर रीच होता है। दूसरे होते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू, ये लावा फ्लो से बने होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू बेसाल्टिक लावा फ्लो से बना है, ब्लैक सॉइल के लिए फेमस। कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू यूएसए के अंदर है। तीसरे होते हैं आपके मिनरल रिच प्लेट्यू, जो कि हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया में। रर ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। मिनरल स्टोर हाउस आयरन कोल माइका। कटांगा प्लेट्यू अफ्रीका में है, कॉपर और कोबाल्ट के लिए फेमस है। किम्बरली प्लेट्यू आपके डायमंड्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल माउंटेन प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो टेबल माउंटेन प्लेट्यू आपका जो है वो है अफ्रीका के अंदर। टेबल माउंटेन एक प्रोमिनेंट फ्लैट टॉप्ड माउंटेन है या प्लेट्यू लैंडमार्क है जो केप टाउन साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट प्लेट्यू है आपका कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू आपके नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट प्लेट्यू रीजन है जो फेमस ग्रैंड कैनियन के लिए जाना जाता है। बाकी किम्बरली प्लेट्यू ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। मैक्सिकन प्लेट्यू मैक्सिको में है, पर कोलोराडो इज़ लार्ज एंड मोर प्रोमिनेंट एज पर बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी डिविजन्स, ठीक है। तो कोलोराडो प्लेट्यू आपके नॉर्थ अमेरिका में है, सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट प्लेट्यू है। बाकी किम्बरली ऑस्ट्रेलिया में है। मैक्सिकन प्लेट्यू भी नॉर्थ अमेरिका में है, पर ये वाला ज़्यादा बड़ा है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड इन एरिया इज़ एंटार्क्टिका। टेक्निकल ज्योग्राफी के हिसाब से डेजर्ट बस लो रेनफॉल यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम की जहाँ पे रेनफॉल होती है वाली जगह को बोलते हैं, ठीक है। इसलिए एंटार्क्टिका वहाँ पे ठंड पड़ती है। तो सबसे बड़ा पोलर कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हॉट डेजर्ट पूछा जाए तो आपका होगा सहारा डेजर्ट। डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडे मरुस्थल, जो कि हो गया आपका एंटार्क्टिका, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फिर हो गया आर्कटिक, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट। फिर गोबी डेजर्ट चाइना और मंगोलिया में है। फिर पटगोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना में और तकलामकन डेजर्ट चाइना में, ठीक है। कौन से कोल्ड डेजर्ट, एंटार्क्टिका, आर्कटिक, गोबी डेजर्ट, पटगोनियन एंड टकलामकान। फिर हॉट डेजर्ट यानी कि गर्म मरुस्थल, इसमें हो गया सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। फिर उसके बाद अरेबियन डेजर्ट मिडल ईस्ट में, अटकामा डेजर्ट चाइल साउथ अमेरिका में, दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट, और थार डेजर्ट इंडिया में, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट कौन से, सहारा, अरेबियन, अटकामा और थार। थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल एंड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। सो थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल एंड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है हमारा सहारा। वैसे ओवरऑल देखें तो थर्ड लार्जेस्ट है और हॉट डेजर्ट में देखें तो फर्स्ट है। एंटार्क्टिका और आर्कटिक के बाद सहारा डेजर्ट ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। बाकी देखें कालाहारी, ये साउदर्न अफ्रीका में है, यहाँ बुशमेन ट्राइब रहती है। गोबी तो आपको पता है कोल्ड डेजर्ट है आपके एशिया का, चाइना के अंदर, और पटगोनियन भी कोल्ड डेजर्ट है साउथ अमेरिका के अंदर। ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल्ड्स। साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड को वेल्ड्स कहा जाता है। ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड यानी घास के मैदान। ग्रासलैंड को क्लाइमेट के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्रेरीज, पम्पास
वेल्ड्स, स्टेपीज, डाउन्स, पुस्ताज, सावना, लैन्योस, कैंपोस, बहुत सारे ग्रासलैंड है। एक बार सुन लो नाम सबके, ठीक है। तो प्रेरीज क्या है? प्रेरीज आपके टेम्परेट टाइप होता है, या आपके नॉर्थ अमेरिका में है। वीट बास्केट भी कहते हैं इसको, प्रेरीज, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि प्रेरीज लाइक बास्केट, वीट की बास्केट हमने ली फॉर डूइंग द प्रेयर। पंपास, ये अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका के लोग लाइक पंपास। वेल्स आपके साउथ अफ्रीका के। स्टेपीज यूरेशिया के, टेम्परेट हैं ये भी। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे वाला कॉन्टिनेंट है तो डाउन्स। पुस्ताज हंगरी, पुस्ताज हंगरी है तो हम पिस्ता खाएंगे तो पुस्ताज। सावन ईस्ट अफ्रीका के। लियानोस वेनेजुएला के। कैंपोज आपके ब्राज़ील के। तो पंपाज आपके कहाँ के ग्रासलैंड है? तो पम साउथ अमेरिका। पंपास टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जो मेनली अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में फैली हुई है। अब हम करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। विच इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड वेयर रेनफॉल हैज़ नॉट अकर्ड फॉर डिकेड्स? तो वह अटाकामा डेजर्ट, चाइल्ड, साउथ अमेरिका में। What type of desert is the cold desert of Ladakh? High altitude cold rain shadow desert. Match the grasslands to the country. Pampas, आपको पता है पम्पास कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। प्रेरीज यूएसए। डाउन्स, डाउन कहाँ पे हो गया? ऑस्ट्रेलिया। स्टेपीज रशिया या सेंट्रल एशिया। Which river forms the famous Grand Canyon on the Colorado River? तो वो होगी कोलोराडो रिवर। प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू पे कोलोराडो रिवर कैनन बनाती है। क्विक रिवीजन करते हैं। बर्चन्स और सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? विंड डिपॉजिट लैंडफॉर्म होते हैं डेजर्ट एरिया में। एंडीज क्या है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, साउथ अमेरिका में है। यूरल माउंटेन बाउंड्री है यूरोप और एशिया के बीच में। तिब्बतन प्लेट्यू रूफ ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू है। टेबल माउंटेन केप टाउन के अंदर है, साउथ अफ्रीका में। एंटार्क्टिका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। साउथ अफ्रीका ग्रासलैंड को हम वेल्ड्स कहते हैं। साउथ अमेरिका ग्रासलैंड को पंपास कहते हैं। तो अफ्रीका वाले वेल्ड, अमेरिका वाले पम। The youngest mountain range in the world is Himalayas. हिमालयाज़ दुनिया की सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। ये अभी भी बिल्डिंग फेज़ में है, इसलिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। बाकी वेस्टर्न घाट क्या हैं? ये ब्लॉक माउंटेन हैं जो इंडियन पेनिनसुला के टिल्टेड ब्लॉक से बने हैं, यानी हिमालयाज़ से पुराने हैं। अरावली ये दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है, रेसिड्यू स्टेटस में है। एंडीज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं पर फॉर्मेशन ऑर्डर में हिमालय से पहले के हैं। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड माउंटेन एजेस। तो हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ था? लगभग 40 से 50 मिलियन साल पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड हुई थी। इन दोनों प्लेट्स के बीच में टेथिस सी था। तो टेथिस सी के सेडिमेंट्स कंप्रेस हुए और फोल्ड होकर हिमालय बने, ठीक है। तो 3 पैरेलल रेंजेस है हिमालय की, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले है ग्रेट हिमालय, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊंची रेंज 6000 मीटर की। माउंट एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट पीक है। फिर आते हैं लेसर हिमालय यानी कि हिमाचल, मिडल रेंज 3700 मीटर से 4500 मीटर। फेमस हिल स्टेशन शिमला, मसूरी, नैनीताल यहीं पे हैं। फिर उसके बाद आउटर हिमालय सबसे यंग यानी कि शिवालिक, और आउटर रेंज एवरेज हाइट 900 से 1000 मीटर, रिवर डिपॉजिट से फॉर्म हुआ है।
विच ओशन इज एस शेप्ड, तो एस शेप्ड है हमारा अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यूरोप और यूरोप अफ्रीका के बीच में फैला अटलांटिक ओशन मैप पर देखने में बिल्कुल एस शेप बनाता है। ओके, तो देख लो अटलांटिक ओशन एस शेप्ड है। बिजिएस्ट ओशन है ट्रेड और कॉमर्स के लिए, क्योंकि इसके दोनों तरफ हाईली डेवलप्ड रीजन है, यूएसए है और यूरोप है। फिर मिड अटलांटिक रिज, यानी कि अटलांटिक ओशन के मिड में ओशन बेड के बीच में एक कंटिन्यूस अंडर वाटर वोल्केनिक माउंटेन रेंज है, जिसे हम मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। सरगासो सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक यूनिक सी जिसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। दूसरा है हमारा पैसिफिक ओशन, ये ट्रायंगुलर शेप में है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है। मारियाना ट्रेंच जो कि हमारी डीपेस्ट पॉइंट है, वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। इंडियन ओशन रफली ट्रायंगुलर है या एम शेप्ड कह सकते हैं। अकेला ओशन जिसका नाम किसी देश यानी कि इंडिया के नाम पर रखा गया। आर्कटिक ओशन सर्कुलर है, शैलोएस्ट ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकंड डीपेस्ट ओशन, तो पहला तो हमें पता है पैसिफिक, दूसरा हमारा अटलांटिक। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है, जिसकी डेप्थ है 11034, मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट। और सेकंड डीपेस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन, ठीक है। और इसका डीपेस्ट पॉइंट है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन क्या है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच या फिर मिल्वाकू डीप। विच इज़ द लीस्ट सैलाइन एंड शैलोएस्ट ओशन, तो हमें पता है सबसे छोटा ओशन है हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन दुनिया का सबसे छोटा, सबसे कम गहरा और लीस्ट सैलाइन यानी कि सबसे कम खारा ओशन है। सैलिनिटी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस आइस मेल्ट होती रहती है, इवेपोरेशन रेट बहुत कम होता है और बड़ी रिवर्स इसमें बहुत सारा फ्रेश वाटर डालती हैं, ठीक है। ओशन सैलिनिटी महासागरीय लवणता, तो देखो सैलिनिटी क्या होता है, 1000 ग्राम सी वाटर में कितने ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व्ड है, ठीक है। तो एवरेज सैलिनिटी होती है आपकी 35 ग्राम्स पर 1000। सो हाईएस्ट सैलिनिटी वाटर बॉडीज़ हैं आपका लेक वान, ये टर्की में है। फिर आपका डेड सी जॉर्डन और इज़राइल में है। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में है। फैक्टर्स इवेपोरेटिंग सैलिनिटी, हाई इवेपोरेशन तो सैलिनिटी इंक्रीज, फ्रेश वाटर एडिशन तो सैलिनिटी डिक्रीज। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है हमारी कनाडा के पास। कनाडा की कोस्ट लाइन दुनिया में सबसे लंबी है, अप्रॉक्स 202,080 किलोमीटर, क्योंकि इसके पास बहुत सारे इरेगुलर आइलैंड बेस और fjords हैं। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन सबसे बड़ी कनाडा की है, फिर नॉर्वे की है और फिर इंडोनेशिया की है। वाई आर साइप्रस, माल्टा, सिसिली एंड क्रीट आइलैंड्स लोकेटेड वेयर, तो ये हैं आपके मेडिटेरियन सी पर। तो सिप्रस, माल्टा और सिसिली इटली के आइलैंड हैं और क्रीटी आपका ग्रीस का आइलैंड है। सभी मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में लोकेटेड प्रोमिनेंट आइलैंड्स हैं। मेडिटेरियन सी यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ, इसे की टू मेडिटेरियन भी कहते हैं। सूज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन रेड सी, सो इन चारों ऑप्शंस में से रेड सी यानी लाल सागर की सैलिनिटी सबसे हाई है
क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम हीट, हाई इवेपोरेशन और रेनफॉल कम होती है। बाकी बाल्टिक सी अनरिस्ट्रिक्टेड रिवर इनफ्लो और लो इवेपोरेशन की वजह से इसकी सैलिनिटी बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉगर बैंक द मेन फिशिंग एरिया ऑफ यूरोप लाइज इन। तो डॉगर बैंक है तो यानी कि फिशिंग यहाँ पे अच्छी होती है, ये यूरोप में है, ये कहाँ पे लाई करता है? तो ये आपका नॉर्थ सी में लाई करता है। तो डॉगर बैंक यूरोप का एक बहुत बड़ा शैलो सैंड बैंक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो नॉर्थ सी में लोकेटेड है। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड में से एक है। मेजर वर्ल्ड फिशिंग ग्राउंड्स, वर्ल्ड के फेमस फिशिंग ग्राउंड्स हमेशा वहाँ बनते हैं जहाँ वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट आपस में मिलते हैं। यह शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्व्स होते हैं। तो 3 हैं, एक तो डॉगर बैंक मैंने बताया नॉर्थ सी यूरोप में है, शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जोन। एक आपका जापानीज़ कोस्ट है, वार्म क्रोशर और जिसको छोड़ो, एक जापानीज़ कोस्ट है, एक डॉगर बैंक है, एक ग्रैंड बैंक है। कनाडा में वार्म कर बेस्ट प्लैंकटन टॉप फिशिंग जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइल रिवर which is the longest river of the world falls into Mediterranean Sea. So नाइल रिवर जिसकी लेंथ 6650 है, लेक विक्टोरिया से निकलकर नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और इजिप्ट से गुजरते हुए मेडिटेरियन सी में अपना डेल्टा बनाकर गिराती है। मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, नाइल रिवर कहाँ पे है? अफ्रीका में है। लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। फॉर्म कैसे हुई है? फॉर्म बाय मीटिंग वाइट नाइल फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड ब्लू नाइल फ्रॉम लेक ताना एट खरतोम, सूडान में। फिर उसके बाद आती है अमेजन रिवर, ये साउथ अमेरिका में है, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल आपकी लॉन्गेस्ट है और अमेजन आपकी लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम और सेकंड लॉन्गेस्ट है। ये अटलांटिक ओशन में गिरती है और नाइल आपकी मेडिटेरेनियन सी में। उसके बाद ये यांगसे रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की और वैसे थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर मिसिसिपी मिसौरी, ये यूएसए में है, मेजर रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ याद तो हो गया। विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट गुल्फ है वर्ल्ड का गुल्फ ऑफ मैक्सिको। सो गुल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है, यानी खड़ी है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट में कोस्टल रीजन पर कोस्ट लाइन सराउंड करता है। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। विच कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड विद रेड सी? तो दिस इज सूज कनाल, ठीक है। विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड एंड विच ओशन इज़ इट लोकेटेड? मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? यांगसे रिवर, चाइना के अंदर। विच रिवर इज़ नोन एज सोरो ऑफ बिहार? तो सोरो ऑफ बिहार है कोसी और सोरो ऑफ बंगाल है दामोदर। बिहार को कोसा, बंगाल में दामोदर। चलिए क्विक रिवीजन। यंगेस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय, हमारे इंडिया और यूरेशियन प्लेट की कोलिजन से बने थे। एस शेप्ड ओशन है अटलांटिक ओशन। सेकंड डीपेस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन। आर्कटिक ओशन शैलोएस्ट और लीस्ट सैलाइन ओशन है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कनाडा में है। मेडिटेरियन सी, सिप्रस, माल्टा, सिसिली, क्रेटी। डोगर बैंक फेमस फिशिंग ग्राउंड नॉर्थ सी में। नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर, ड्रेन्स इनटू मेडिटेरेनियन सी। गल्फ ऑफ मैक्सिको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ।